क्या है कि मेरा व्यक्तिगत जो शिक्षा से जुड़ाव रहा है आ, तो आपको तो मालूम है कि मैं एक अध्यापक शिक्षक से लेकर के और शिक्षा मंत्री तक की मेरी यात्रा रही है। स्वाभाविक ये है शिक्षा मेरा जब मैं शिक्षक रहा हूँ तो शिक्षा मेरा महत्वपूर्ण विषय रहा ही होगा। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा बिंदु है जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश और दुनिया को किसी भी स्थिति में और कहाँ तक भी ले जा सकता है। जितने लोग शायद आज हम यहाँ पर बैठे हैं, शिक्षा ही हमको यहाँ तक लेकर के आई है। शिक्षा भी किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है और जिसके आधार पर वो व्यक्ति खड़ा होता है। यदि वो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो शरीर का अस्तित्व बेकार हो जाता है। व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर हमारा तो जो देश रहा है वो हमेशा से विश्व गुरु के रूप में रहा है। और विश्व गुरु के रूप में यदि रहा है तो एकाएक नहीं रहा है, वो शिक्षा के आधार पर ही रहा है। और शिक्षा भी केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान की शिक्षा नहीं रही है। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और यदि पीछे को आप देखेंगे मेरे भारत को, कि भारत को विश्व गुरु यूँ ही नहीं कहा गया। हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है, कुटुंब माना है, विचार है हमारा। कोई भी व्यक्ति किसी काम को तब आगे बढ़ाता है जब उसके मन में कोई विचार प्रकट होता है और उस विचार की पूर्ति के लिए वो किसी सीमा तक अपनी कोशिशों को करता है। विचार क्या है? यदि हिंदुस्तान का मोटा मोटा देखेंगे शुरू से तो हमारा विचार रहा है वसुधैव कुटुम्बकम। हमने कहा अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा को, पूरी दुनिया को हमने अपना परिवार माना है। कितने बड़ा विचार और ताकतवर है। और परिवार, एक और हम माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है माँ है। एक माँ वो है जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं और दूसरी माँ वो है जो जन्म लेने के बाद मृत्यु पर्यंत तक हमको अपनी गोद में पालती और पोसती है। उस पूरी धरती को हमने माँ कह करके पुकारा है। तो यदि उस पूरी धरती को माँ कह करके पुकारे तो स्वाभाविक ही है कि माँ की कोख से या माँ के जितने भी पुत्र और पुत्रियाँ हैं इस धरती पर पैदा होने वाले सब हमारे अंग होते हैं। और उसी विजन को लेकर के जब हम आगे चलते हैं तो केवल बोलते ही नहीं है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कि धरती पर जब तक कोई भी एक प्राणी भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये हमारी ताकत है, ये हमारा विज़न है, ये हमारा मिशन है कि उस धरती के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी जब तक हम खुशियों को नहीं बांट देते तब तक मेरे खुश होने का कोई मतलब ही नहीं। और उसके लिए भी रास्ता है। सेना भवतु सेनो भुनक्तु सैवीर्यम करवावे तेजस्विना वधितमस्तु माँ विद्विषा में। हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ करेंगे, हमारा पुरुषार्थ भी साथ साथ होगा। ये हमारा चिंतन रहा है जिसको, उस चिंतन को दूर दूर तक कभी कोई छू भी नहीं पाया है। तो जहाँ तक आपने शिक्षा का विषय बताया है, ये जो देश है ये हमेशा से ही पूरे विश्व को ज्ञान में, विज्ञान में, इस देश में सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इस देश में तो पैदा होता है। आर्यभट्ट अंक गणित को देने वाला और बीज गणित को देने वाले जितने वैज्ञानिक पूरी दुनिया को इसी देश में पैदा होता है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आयु का विज्ञान जिसको कहते हैं, जिसके पीछे आज सारी दुनिया खड़ी है, उस चरक ऋषि की भी जन्मस्थली यही देश होता है। और जिस योग के पीछे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया, क्योंकि हमने मनुष्य को ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति माना है और इसकी रक्षा के लिए हमने संकल्प भी हमेशा से लिए, जैसे मैं भी कह रहा था। तो योग के पीछे भी यदि आज पूरी दुनिया, तो पतंजलि ने भी यही जन्म लिया, यदि रसायन शास्त्री नागार्जुन ने भी यही जन्म लिया, ऋषि कणाद जो अणु और परमाणु का परीक्षण करने वाला ऋषि कणाद भी यही हुआ, भास्कराचार्य जैसा वैज्ञानिक भी इस धरती पर पैदा हुआ।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, तब दुनिया में कौन सा विश्वविद्यालय था बताएं? पूरी दुनिया तो हमारे देश में आकर के पढ़ती थी। एतत् देश प्रसूत तस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पूरी पृथ्वी के लोग हमारे यहाँ आकर के सीखते थे। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, आचार, विचार, व्यवहार और जीवन मूल्य, ये सब हमारे यहाँ से लेकर के जाते थे। आपने तक्षशिला, नालंदा की बात की, पर ये चीज़ों के बारे में जब आज बात होती है तो ये कहा जाता है, खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो इस मंत्रालय के बारे में विशेषकर ये बोला जाता है कि ये एक संघ का प्रोजेक्ट की कार्यशाला बन जाती है। क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय है, HRD मंत्रालय, उसका भगवाकरण किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवाकरण माने क्या? आपकी परिभाषा क्या है भगवाकरण की और संघ की? मतलब अगर आप जिन लोगों ने इस बात को, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज तक यही नहीं जान पाया, जो लोग इन सवालों को करते हैं उनकी क्या परिभाषा है? जैसे क्योंकि यदि मैं विश्व गुरु भारत की बात करता हूँ, पूरी दुनिया अंग्रेजी में बात कर रही है, आप संस्कृत की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया विज्ञान की बात कर रही है, आप संस्कार की बात कर रहे हैं, तो इसको भगवाकरण कहा जाता है। तो यही तो परिभाषा खराब है। और बहुत अच्छा विषय उठाया आपने, बहुत अच्छा विषय उठाया। ये आपने दो विषय उठाए कि जब आज अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तब आप संस्कृत और हिंदी की बात कर रहे हैं, और जब लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं तब हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। यही तो हमारी ताकत है। आपको मालूम है कि अंग्रेजी ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा है। और हमने ये जो नई शिक्षा नीति है, हम मातृभाषा, प्रारंभिक शिक्षा हम मातृभाषा से लेकर लाए हैं। इसलिए लाए हैं कि यूनेस्को सहित पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि जो बच्चे का विकास, जो मस्तिष्क का विकास है, वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच ही होता है। इसलिए हम उस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक या प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भी किसी को अपनी मातृभाषा में करना होगा तो करें। हमारे पास तो हमारे भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को दिया है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, लगभग 22 भारतीय भाषाएं। यह हमारी खूबसूरती है। ये भाषा केवल भाषा नहीं होता है, इसमें ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, आचार होता है, व्यवहार होता है, परंपराएं होती हैं। और इसीलिए हमारे इन भाषाओं में, मातृभाषा में शिक्षा को लेकर के कि जितनी अभिव्यक्ति वो अपनी भाषा में बोल सकता है, उतनी थोपी हुई और सीखी हुई भाषा में नहीं दे सकता। और दूसरी बात, जो आप जैसे विचारों के कुछ लोग, आपके विचार नहीं, जो यहाँ के आपके विचार हैं, तो मैं तो आपको जवाब देना चाहता हूँ, और यदि औरों के विचार को आप मेरे साथ बांटना चाहते हो तो उनको अनुरोध करना चाहता हूँ। जब हम नई शिक्षा नीति को लाए थे और हमने मातृभाषा की बात की, तो तमाम तथाकथित प्रगतिशील कुछ लोग इस देश 133 करोड़ लोगों का देश है, उसमें यदि कुछ किसी ने कह दिया, उसको मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लेता। लेकिन ये निशंक जी, आप एक इंटरनेशनल स्थिति की बात कर रहे हैं, जिस नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, फिर आप अंग्रेजी का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे अनुरोध किया, हमने कभी अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं। पूरी दुनिया की भाषाओं को सीखो ना, अंग्रेजी क्यों? लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अपनी मातृभाषा में जापान शिक्षा देता है, वो आपसे किसी से पीछे? अपनी मातृभाषा में जर्मनी शिक्षा देता है, वो किसी से पीछे है? अपनी मातृभाषा में ये इंग्लैंड शिक्षा देता है, ये किसी से पीछे है? अपनी मातृभाषा में फ्रांस शिक्षा देता है, ये किसी से पीछे है? हमसे बाद आज़ाद होने वाला इज़राइल, जिसकी संस्कृति, शिक्षा और भाषा तबाह हो गई थी, और हमारे बाद वो स्वतंत्र हुआ, उस इज़राइल ने डे 1 से अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी। क्या वो इज़राइल किसी से पीछे है? तो फिर इस देश के अंदर ये क्यों तर्क दिया जा रहा है? तो ये तर्क क्यों दिया जा रहा है? क्या ये कुंठा है? वो कुंठा उन लोगों की होगी, उनसे चर्चा करिए, कुंठा खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक इसका काउंटर सवाल पूछती हूँ। हमने इसके ऊपर जब बातचीत शुरू की, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और मातृभाषा में शिक्षा देने की बात शुरू हुई, किसी ने मुझसे पूछा, टीवी पे ही एक ये डिबेट हो रहा था, उन्होंने एक सवाल पूछा, आप इतनी पैरवी कर रही हैं हिंदी की, संस्कृत की, आप मुझे बताइए क्या संस्कृत में कोई नौकरी मिलेगी?
संस्कृत पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी? हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, 22 अलग अलग भाषाएं हैं। अंग्रेजी एक सूत्र बन सकती है जिससे पूरा देश यूनाइटेड हो सकता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज बन सकती है, और नौकरी तो इसी में मिलेगी। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब्रॉड जाएंगे तो पहले तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना आपको, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं भारत की, उसमें अंग्रेजी नहीं है। कोई भी देश, ऐसा देश जिसकी अपनी भाषा ना हो, अरे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, संस्कृत भाषा हमारे संविधान से हट करके आप कैसे जा सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की मैंने बात की थी, उस दिन तो संस्कृत में ही पढ़ाई होती थी, तब कौन सा विश्वविद्यालय था? चौथी बात, आज जर्मनी संस्कृत के 14 विश्वविद्यालय बनाता है। जर्मनी, आपने उनसे पूछा कि भाई अंग्रेजी में तो सब जगह ये संस्कृत को क्यों कर रहे हो? संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत विज्ञान है। संस्कृत में वो ग्रंथ हैं जिसको आज दुनिया को जरूरत है। जिसकी मैंने बात की, भास्कराचार्य की भाषा अंग्रेजी थी, सुश्रुत की भाषा क्या अंग्रेजी थी? क्या नागार्जुन की भाषा अंग्रेजी थी? क्या आर्यभट्ट जो आज पूरी दुनिया में गया उसकी भाषा अंग्रेजी थी? और इसलिए ये मानस जो 150-200 सालों की गुलामी का है, इस मानस को दूर करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान खड़ा होगा। यहां से हिंदुस्तान खड़ा होगा। ये मानसिकता है 200-150 सालों के थप्पेड़ों ने खाया। मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदला गया तो उस समय भी ये कहा गया कि ये तन से तो भारतीय हो लेकिन मन से, विचारों से और व्यवहार से ये जो है अंग्रेज हो जाए। ये आज देश स्वाधीन है, हमने गुलामी के थपेड़ों को जरूर सहा है, लेकिन देश, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है, उनको पकड़ के रखेंगे हम, जोड़ेंगे हम, बढ़ेंगे। और ज्ञान और विज्ञान में जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैंने अभी मातृभाषा की जो बात कही है, इजराइल पीछे है, जापान अपने शोध और अनुसंधान में किसी से पीछे अपनी मातृभाषा में देता है। फिर आपकी ये दलील क्यों? और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति लाए हैं हम, ये नेशनल भी होगी, ये इंटरनेशनल भी होगी, ये इम्पैक्टफुल भी होगी, ये इंटरेक्टिव भी होगी, ये इंक्लूसिव भी होगी और ये इनोवेटिव भी होगी। ये इसका व्यापक फलक है। और यदि देखेंगे तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की खूबसूरत आधारशिला पर हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज जहां इस देश के लोगों ने इस नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है, 100% लोगों ने स्वागत किया, वहां देश नहीं, कल ही में जब यूनेस्को के डीजी के साथ हम लोग चर्चा वहाँ से जुड़े हुए थे पेरिस से, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हिंदुस्तान की जो नई शिक्षा नीति आ रही है बहुत खूबसूरत है। ये जो दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालय हैं वो भी इस बात को आज स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की जो ये शिक्षा नीति है, जो जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़े होकर के हम मशीन नहीं बनाना चाहते। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश को एक अच्छा नागरिक चाहिए, लेकिन एक वैश्विक नागरिक भी चाहिए। हम महामानव भी बनाने की प्रक्रिया में हैं। हमने मशीन नहीं बनाना है, आदमी को मनुष्य बनाना है। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है बहुत सारी खूबसूरतों को लेकर के सामने आई है। इसके विषय में मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जहाँ तक इस भाषा की बात है। आपने इजराइल का उदाहरण दिया, आपने जर्मनी का उदाहरण दिया कि वो संस्कृत के विश्वविद्यालय बना रहे हैं। एक कल्चरल तौर पर उसको प्रिजर्व करना या रिवाइव करना या प्रमोट करना एक तरफ है, बट उसको अपना बेस लैंग्वेज बनाना, फिर से मैं आपसे पूछूं किसने कहा? किसने कहा? आपको किसने कह दिया कि हम उसको देश की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं? बताएं। अच्छा, हिंदी की अगर बात करें, हिंदी को किसने, आपने संविधान को पढ़ा है? संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि इस राष्ट्र की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी। आप लोग क्यों नहीं इस बात को तर्क देते हैं कि हिंदी एक सूत्र के रूप में होगी? लेकिन हमारी तो 22 भारतीय भाषा, हमने हिंदी को, जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो हमने एक भाषा को बोला ही नहीं।
हमने तो भारत की उन 22 भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में उसी में सब भाषाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप 2 ही भाषाओं पे लेकर के क्यों खड़ी हो गई हैं? नहीं, सिर्फ हिंदी की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनको हम प्रमोट करें, ये बहुत अच्छी बात जी। है। पर व्यावहारिक तौर पर हमारे कंट्री में जो आपका प्राइवेट जॉब्स है, ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज आती हैं, अगर उनमें हम नौकरी ढूंढने जाते हैं, हम वहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए तो सूत्र अंग्रेजी ही हो। इसीलिए आपको भी अपना मन बदलना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के मनों ने ये देश पीछे किया, कारण बुरा मत मानिएगा। ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है। अरे इस देश में व्यवसाय होता, आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था और दुनिया के लोगों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात की थी, हम नौकरी नहीं देंगे, हम अनुदान नहीं देंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ताकत के साथ कहा है, कोई चिंता नहीं, मेरा देश मेरे साथ है। और उन्होंने 2 ही सूत्र दिए, न कोई आयात होगा देश के अंदर और न कोई निर्यात होगा, और देश खड़ा हो गया। बाहर दुनिया के तमाम देशों को जो लोग संपादकीय जैसे में लिखते थे कि अब देश का हित हो जाएगा, दुनिया 133 करोड़ लोगों का ये देश, बहुत सारे देश तो हम पर चलते हैं, न आयात हुआ न निर्यात हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर जो लोग प्रतिबंध लगाने की बात करते थे, उन्होंने घुटने टेककर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सलाम किया था या नहीं किया था? हमारी ताकत है साहब। अब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, खड़े होंगे ना। हम दुनिया के आधार पर खड़े नहीं होना चाहते, दुनिया से भी आगे जाना चाहते हैं हम खड़े होंगे क्योंकि हमारी ताकत है। और जहाँ तक आपने ये कहा, ये जो अभी दुनिया की नौकरियों की बात कर रहे हैं, मेरी हिंदुस्तान से पढ़ने वाले, मेरे IIT और NIT से पढ़ने वाले, मेरे CU से पढ़ने वाले बच्चे तो आज दुनिया के बड़ी बड़ी जितने भी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल जैसी कंपनियों के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। मेरे देश की शिक्षा भी और सुदृढ़ मुझे करनी है, लेकिन अपने देश की मानसिकता चाहिए। इसीलिए हम भारत केंद्रित शिक्षा नीति को लाए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ चंद लोगों को छोड़ दें, पूरे देश इकट्ठा हो गया। उसको लगा देश की आज़ादी के बाद नहीं, लॉर्ड मैकाले के आने के बाद पहली बार हिंदुस्तान की अपनी शिक्षा नीति हो रही है। ये है हमारी शिक्षा नीति। और आप देखिएगा जो आपका आर्थिक तंत्र पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, हम उस अर्थव्यवस्था पर उनका जो मन है, उनका संकल्प, उसको साकार करेंगे। हम इस नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 ही वोकेशनल एजुकेशन ला रहे हैं, वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं। बच्चा 6वीं से लेकर के और 12वीं तक जाते जाते वो केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, इंटर्नशिप के साथ कहीं उसका उद्योग होगा, कहीं उद्यान होगा, कहीं कृषि होगा, कहीं तकनीकी होगा। वो 12वीं तक आते आते तो समृद्ध होगा कि किसी के कदमों पर खड़ा नहीं होगा। और वोकेशनल एजुकेशन आगे बढ़ करके स्टार्टअप तक जाएगा, और स्टार्टअप मेक इन इंडिया तक जाएगा। पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया ही रहेगा, मेक इन न तो चाइना रहेगा न जापान रहेगा, ये जरूर होगा एक दिन। ये हमारा रास्ता बहुत साफ है। अभी भी हमने IIIT में हमारे जो उद्योग क्षेत्र के लोग हैं, पहले होता क्या था, पाठ्यक्रम कुछ था, जरूरतें कुछ थी, अब ऐसा नहीं होगा। हमने कहा हमारे IIIT में जिस तरीके से हमने कहा 50% का अंश केंद्र सरकार का होगा, 35% का राज्य सरकार का होगा, 15% का उद्योगों का होगा। उद्योग के लोग पाठ्यक्रमों को बनाएंगे। मेरा छात्र यहाँ से, मेरे तो देश की पैसा भी और प्रतिभा भी दोनों देश के काम नहीं आई ना, केवल इस नीति में, होड़ में कि हम बाहर जाएंगे। इस होड़ ने आज लगभग 8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं और प्रति वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ से जा रहा है। और उसके बाद वो क्या करें, मेरे देश का न पैसा काम आए न प्रतिभा काम करे। वो हम उन देशों में, जब मैंने अभी अपने IIT को मैं ढूंढता हूँ, CU को ढूंढता हूँ, IISER को ढूंढता हूँ, IIM को ढूंढता हूँ, कहाँ है छात्र? पूरी दुनिया में लीडरशिप दे रहे हैं। इसलिए अभी हमने स्टडी इन इंडिया किया। आओ हमारे पास सीखो। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि स्टडी इन इंडिया के तहत अभी 50,000 से भी अधिक नामांकन दुनिया के लोगों ने हमारे यहाँ पढ़ने के लिए नामांकन किया है। और आसियान देशों के 1,000 से भी अधिक छात्र शोध करने के लिए यहाँ पर हमारा अनुबंध हुआ है। और ऐसा नहीं है
स्पार्क के तहत दुनिया के शीर्षतम 129 विश्वविद्यालयों के साथ हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। और अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें तो क्योंकि शोध और अनुसंधान में हमने कभी इनका विस्तार भी करेंगे, लेकिन टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट देंगे और उससे पेटेंट निकालेंगे, तब जाकर के देश खड़ा होगा। और इस दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत 50,000 करोड़ की स्वीकृति 5 वर्ष के लिए किया है। ये देश शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आज हमारे छात्र बहुत दुनिया के शिखर पर हैं। हमने भाषा की बात की, हमने अनुसंधान की बात की, अब भाव की, इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये हमारी शिक्षा का। हमें याद है कि बचपन से लेकर के आज तक हमने जो स्कूल में पढ़ाई की है और अभी भी ये हो रहा है, जो आपके और कई जितने अध्यापक हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, वो कहते हैं कि एक काल है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मुगल काल की बात की जाती है। कितने हमारे योद्धा रहे हैं, कितने हमारे यहाँ पे ट्राइबल लीडर्स रहे हैं। बिरसा मुंडा के बारे में हमें क्यों उतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता जितना मुगल के काल के बारे में पढ़ाया जाता है? क्यों हम सम्राट अशोक के बारे में उतने विस्तार से नहीं पढ़ते हैं जितना हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं? अभी तक 21वीं सदी में हमारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि औरंगजेब एक बहुत महान योद्धा था, बहुत महान किंग था। आपकी तो 2 सरकारें आई हैं, क्यों अभी तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हम एक इतना छोटा सा चेंज नहीं कर पाए? हम इसी बात को डिबेट कर रहे हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े थे कि नहीं तोड़े थे। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए आप, इसीलिए नई शिक्षा नीति को लेके आई है। थोड़ा सा और प्रतीक्षा कर लीजिए, थोड़ा सा और, आपको ये देश दिखाई देगा, ये भारत दिखाई देगा। जो भारत और इंडिया को कहते हुए शर्म महसूस करते थे, उनको गर्व के साथ छाती ठोक कर सीना ऊंचा करके मेरा भारत बोल सकेंगे। हम जल्दी करेंगे इस काम को, जल्दी, बहुत जल्दी। और उसका रास्ता बहुत ताकत और मजबूती का रास्ता है हमारा। हमने कभी धर्म और जाति के आधार पर किया ही नहीं। मैंने तो शुरू से ही ये बात कह दी, हम विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं। हमने जो लोग विश्व को मार्केट मानते हैं उनके लिए वर्ल्ड मार्केट है। हम मार्केट माने जिसके पास पैसा होगा वो अमीर होगा, वो सब सुविधाओं को प्राप्त करेगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो चौराहे पर रोता रहेगा। हमने कभी विश्व को बाजार नहीं माना है, हमने पूरे विश्व को परिवार माना है। परिवार में प्यार होता है, बाजार में व्यापार होता है। ये अंतर है हमारी जीवन शैली का, समझना चाहिए लोगों को। दूसरी बात, क्या हमने मनुष्य को कहा है? हमने मनुष्य के आधार पर जो हमारा चिंतन है, जिस पर पूरी दुनिया खड़ी है, हमने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा है। पूरी दुनिया ने कहा है, ये शरीर के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण किया हमारे श्री कृष्ण ने। ये कह दिया कि वासांस जीर्णानि यथा व्याया, ये जो शरीर है ये तो चंद है। आप हम अभी बैठे हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं ये शरीर बिल्कुल हमेशा जिंदा रहेंगे? आप कौन क्षण, अगला क्षण आपका नहीं है साहब। यह हमको बताया हमारे जीवन दर्शन ने। लेकिन जो आत्मा है उसको कहा वो अजर अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोषयति मारुता। वो हमने जीवन दर्शन भी दिया है। हम ज्ञान में भी, हम विज्ञान में भी, हम प्रौद्योगिकी में भी, हम नवाचार में भी श्रेष्ठ हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है अपने को हीन भावना से देखने की जरूरत नहीं है देश को। हीन भावना की जो आप बात कर रहे हैं ये तो हमें हमारी पुस्तकों में, हमारी कक्षाओं में नहीं, छोड़िए आप पीछे की बातों को छोड़ दीजिए ना, आगे चलिए ना। आगे बोले कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, पीछे को पीट करके आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो आप मानते हैं कि इतिहास, और इसलिए नहीं सुनिए, अब मैं उस पे जाऊंगा तो लंबी बहस होगी और आप मेरे 2 शब्दों को लेकर के उसी को पीटते रहेंगे। नहीं, मैं कहना, रुकिए आप, रुकिए। मैं पहले आपके इस बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं, इस देश में अंग्रेजों का राज था, वो आपको क्या पढ़ाते कि भारत के लोग महान हैं? ये पढ़ाते? यदि उन्होंने ये कह दिया है कि इस देश को बदलना है तो इस देश की संस्कृति, शिक्षा और भाषा को बदल देना चाहिए, तभी देश बदलेगा। और उन्होंने किया, जिसको आप अभी भी गुनगुना रहे हैं, बहुत सारे लोग गुनगुना रहे हैं। अब छोड़िए उन बातों को, देश नया आ रहा है। मैं सोचता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत चाहिए, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत। और उसका रास्ता भी दिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप। वो रास्ता हमने बनाया है और उस देश को वही विश्वगुरु भारत बनाना है। ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना है। बिल्कुल, जरूर पहुंचेंगे। पर मंत्री जी, उस आत्मनिर्भर भारत और
जो स्वाभिमानी भारत होगा, उस स्वाभिमानी भारत को अपनी स्वाभिमानी इतिहास भी तो पढ़ाया जाना चाहिए। क्या पढ़ाएंगे? ये बदलाव होंगे? नहीं सुनिए, आंदोलन होंगे अगर आप जो इस देश में सुनिए, इसीलिए इस नई शिक्षा नीति को लाए हैं साहब हम। जो इस देश के गौरव होंगे उसको पढ़ाएंगे, वो किसी भी जाति पंथ का क्यों ना हो। जो इस देश का गौरव होगा, जो इस देश का व्यक्ति सीना ठोक करके कह सकता हमारा गौरव है, उसको पढ़ाएंगे। भगवाकरण की आप पे आप ये शब्द आप बीच बीच में क्यों ला रहे हैं, बताएं ना मुझे। क्योंकि वाजपेयी जी की जब सरकार थी और मुरली मनोहर जोशी जी मंत्री थे। नहीं आपको क्यों रटा हुआ ये शब्द आपने? पहले तो इसको एक तरफ कर दीजिए, देश की बात करो ना, राष्ट्र की बात करो ना। ये जो शब्द आप लोगों के मुंह में आ गए ना, इसी ने सबसे ज्यादा चौपट किया, खत्म किया इसने। आगे के सारे मार्गों को रोका। कुछ भी हो हल्ला मचा देना। देश की बात करो जी, आप मेरिट पे बात करो, देश की बात करो, देश में ज्ञान की बात करो, विज्ञान की बात करो, अनुसंधान की बात करो, आचार व्यवहार संस्कारों की बात, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो बात करो ना। छोटी छोटी बातों में हमेशा क्या होता है, छोटी छोटी बातों में उलझने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों में उलझने वाला परिवार और छोटी छोटी बातों में उलझने वाला समाज और राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता। बड़े बनने के लिए अटल जी कहते थे, छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। बड़े बनने के लिए बड़ा विचार, और बड़ा विचार है हमारा। हमको आप कैसे कह सकते हैं? हम तो पूरे विश्व का अपना परिवार मानते हैं। हमारा बड़ा विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो उठते ही हैं तो ये नहीं कहते हैं भगवान मेरा सब कुछ कर दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कौन कहता है? हमको तो दुनिया के लोग छू भी नहीं सकते। और इसलिए जो हम हैं, जिस पे भारत पूरी दुनिया में लीडरशिप लिया है, विज्ञान में, अनुसंधान में, नवाचार में लीडरशिप लिया हमने, उसी भारत को खड़ा करना है हमको। बड़े मन से एक बड़ा विजन है हमारा कि आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत कैसा दिखेगा, उसकी शुरुआत हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। उम्मीद है आपने जो और बदलाव की बात की है उसकी बयार रख दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बात करते धन्यवाद। Thank you, sir, and thank you, Padmaja. The education. मैं हूं यंग लॉ। My life was chilled out. But focus more on digital media and snappier content. I can definitely guide you there. तुम्हें CEO बना